बैठेगा। चलिए आज पॉलिटी के 20वें क्लास को हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन छात्र भी ध्यान देंगे। इससे पहले 19 वीडियो डाला जा चुका है और लास्ट क्लास जो चल रहा था राष्ट्रपति के बारे में चल रहा था, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ देख चुके थे, जैसे कि राष्ट्रपति की योग्यता को देख चुके थे, शपथ को देख चुके थे। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग ने क्या देखा था थोड़ा सा समझ लेंगे। क्लास को रेगुलर रखेंगे और पूरा जितना जो वीडियो डाला जा रहा है सब वीडियो को देख लेंगे आप लोग। तो 52 में पढ़े थे राष्ट्रपति का पद, 53 में पढ़े थे राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, 54 में पढ़ाए थे निर्वाचन प्रक्रिया, 55 में बताए थे राष्ट्रपति का निर्वाचन के समय कोटा। तो ये सब बात हम आपको समझा चुके थे, ठीक है। 56 में बताया था राष्ट्रपति के कार्यकाल, 57 में बताया था राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं, दोबारा निर्वाचन, 58 में बताया था कि राष्ट्रपति की योग्यता, 59 में बताया था राष्ट्रपति का शपथ, 60 में बताया था 59 में बताया था दशा, ठीक ना, 60 में बताया था राष्ट्रपति का शपथ, 61 में बताया था राष्ट्रपति का महाभियोग और 62 में बताया था कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद को कितना महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति के पद को भर लिया जाना होगा। तो ये सब बात हम लोग देख चुके थे, जिसमें योग्यता को अच्छा तरह समझ चुके थे, निर्वाचन को समझ चुके थे, कार्यकाल को समझ चुके थे, ये सारी बात को हम लोग समझ चुके थे। निर्वाचन भी पिछले लास्ट क्लास में निर्वाचन के बारे में बताए थे, शपथ के बारे में बताए थे। राष्ट्रपति अपना शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बता चुके थे लास्ट क्लास में कि राष्ट्रपति जो होता है अपना वेतन किसके समक्ष ग्रहण करते हैं। एक मिनट उसको ठीक कीजिए। तो चलिए ध्यान देंगे। तो राष्ट्रपति अपना वेतन जो है, तो राष्ट्रपति का वेतन जो होता है 5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन जो होता है आयकर से मुक्त होता है। तो ये सब बात हम पिछले क्लास में बता चुके थे। राष्ट्रपति के वेतन के साथ साथ अन्य सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ये सब भी चर्चा हो चुका था। निर्वाचन के बारे में चर्चा हो चुका था। तेरा एक संविधान एक बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस संविधान संशोधन के द्वारा, आप बताइएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया, ठीक है, बताइएगा। क्या माँ 69वां, यही याद कीजिएगा, 70वां था, ठीक ना। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो ये बात समझ चुके थे। इसके अलावा हम बताए थे क्या, अब बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद होगा तो कहाँ पर जाएगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो कहाँ पर जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। तो हम बताए थे अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद बताए थे 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो कहाँ पर जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। तो निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा राष्ट्रपति का तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति। तो पिछले क्लास हम लोग देख चुके थे राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति में पहला अधिकार और शक्ति बताए थे कार्यपालिका संबंधी अधिकार, ठीक ना। तो ये शायद बता चुके थे, ध्यान देंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कार्यपालिका संबंधी अधिकार, तो इसमें क्या बताए थे समझिएगा। तो कार्यपालिका संबंधी अधिकार में देखे थे या लिखाए थे या नहीं, तो देख लेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तभी समझा देंगे। तो कार्यपालिका संबंधी अधिकार देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 बताए थे, ठीक ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते देश के लगभग सारी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं अनुच्छेद 54 के तहत, और इसके तहत राष्ट्रपति देश के प्रमुख नियुक्ति करने का अधिकार, ठीक ना। तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और अनुच्छेद 54 के तहत संघीय कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं, इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति के पास देश के प्रमुख नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक ना, अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, तो ध्यान देंगे राष्ट्रपति पहले क्या होगा ना कि लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव का जो पार्टी बहुमत में आती है उस पार्टी में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो पार्टी बहुमत में आती है, ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव के बाद जो पार्टी बहुमत में आती है उस पार्टी
के एक व्यक्ति को पार्टी के सदस्यों के द्वारा जिसे नामित किया जाता है उसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। कितना के तहत? अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। बात को समझिएगा। राष्ट्रपति के पास संघीय कार्यपालिका के अधिकार शक्ति होने के कारण राष्ट्रपति के पास प्रमुख नियुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। और इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव के बाद जो पार्टी बहुमत में आती है, तो ध्यान देंगे, लोकसभा के चुनाव के बाद जो पार्टी बहुमत में आती है उस पार्टी के एक व्यक्ति को क्या करेंगे, उस पार्टी के एक व्यक्ति को पार्टी के सदस्यों के द्वारा जिसे नामित किया जाता है, एक व्यक्ति को जिसे पार्टी के सदस्य के द्वारा नामित किया जाता है, उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव के बाद जो पार्टी बहुमत में आती है उस पार्टी के में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद कितना के तहत? 75 के तहत। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। इसके अलावा प्रधानमंत्री के सलाह पर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद, ठीक ना, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य की, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात समझ गया? यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया और प्रधानमंत्री के ही सलाह पर अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति अर्थात मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये संघीय कार्यपालिका के अधिकार के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा ध्यान देंगे, इसके अलावा देश के प्रमुख नियुक्ति जैसे, ध्यान देंगे, इसके अलावा देश के प्रमुख नियुक्ति जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। जैसे कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति, ठीक ना, की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के राज्यपाल, तो सभी राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल। आगे समझिए, नियंत्रक
महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यवादी, देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो महान्यवादी की भी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे समझिए। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, ठीक ना। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा ध्यान देंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा ध्यान देंगे, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, ठीक है। इसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के भी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा ध्यान देंगे, तीनों सेनाओं के महानिदेशक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। तो देश के लगभग सारी प्रमुख नियुक्तियां जो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा ही ये सब नियुक्ति की जाती है। क्लियर है। पिछड़ा जाति के अध्यक्ष होंगे, ठीक ना। तो ये सब की भी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये लगभग देश की प्रमुख नियुक्तियां जो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के पास ये सभी नियुक्ति करने का अधिकार होगा, लेकिन पूर्ण रूप से इनको हटाने का अधिकार नहीं होगा। इनको हटाने के लिए भी प्रधानमंत्री का सलाह चाहिए, या संघ लोक सेवा के आयोग के सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इनको इनके पद से हटा सकते हैं। क्लियर है। तो संघीय कार्यपालिका के अधिकार के तहत राष्ट्रपति देश के प्रमुख नियुक्तियां करते हैं। जो नियुक्ति में बताया किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, तो जो प्रमुख नियुक्ति बताया है, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गया, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया। तो लगभग सारी प्रमुख नियुक्तियां केंद्र में जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्लियर है। अब ध्यान देंगे, इसी अधिकार के तहत अनुच्छेद 77 याद रखेंगे। तो इसी अधिकार के तहत अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय देशों दूसरे किसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करते हैं। तो अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति के नामों से ही दूसरे देशों के साथ संधि या समझौता, ठीक ना। ठीक ना। तो राष्ट्रपति के नामों से संधि या समझौता की जाती है। राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद कितना के तहत? 77 के तहत। एक यहीं पर याद रख लेंगे अनुच्छेद 78, ऐसे आगे हम बताएंगे। अनुच्छेद 78 के बारे में पिछले क्लास में शायद चर्चा किए होंगे। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति शासन संबंधी सलाह किससे प्राप्त करते हैं? तो प्रधानमंत्री से। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट में करके लिख लेंगे आप लोग, ऐसे आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो नोट में लिख लेंगे कि अनुच्छेद 78 के तहत कि राष्ट्रपति शासन संबंधी सलाह प्रधानमंत्री से प्राप्त करते हैं।
ठीक है। तो अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति शासन संबंधी सलाह किनसे प्राप्त करते हैं? प्रधानमंत्री से प्राप्त करते हैं। तो ये बात भी याद रख लेंगे। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि राज्यपाल शासन संबंधी सलाह मुख्यमंत्री से प्राप्त करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो इस बात को भी लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर, तो अनुच्छेद 167 लिख लेंगे। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल शासन संबंधी सलाह किससे? शासन संबंधी सलाह मुख्यमंत्री से। राज्य में है ना, तो मुख्यमंत्री से प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री से प्राप्त करते हैं। बात समझ गए? तो अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति शासन संबंधी सलाह किनसे प्राप्त करते हैं? राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति शासन संबंधी सलाह अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति शासन संबंधी सलाह प्रधानमंत्री से प्राप्त करते हैं। और अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल शासन संबंधी सलाह प्राप्त करेंगे किससे? मुख्यमंत्री से। क्लियर है? अनुच्छेद 77 बताया कि राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ, किसी अन्य देशों के साथ संधि या समझौता करते हैं। क्लियर है? तो ये 3 अनुच्छेद याद रखेंगे। इससे पहले बताया जो प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये था कार्यपालिका संबंधी अधिकार। अगला हम लोग अधिकार देखेंगे तो राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार के बाद हम लोग देखते हैं सैन्य संबंधी अधिकार। क्लियर है? तो ये था राष्ट्रपति का पहला अधिकार कार्यपालिका संबंधी अधिकार। दूसरा हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का सैन्य संबंधी अधिकार। देखिए सैन्य संबंधी अधिकार के तहत राष्ट्रपति क्या होते हैं ना कि तीनों सेना के प्रधान होते हैं। तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना, अर्थात तीनों सेना के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो सैन्य संबंधी अधिकार के तहत, इसके तहत ध्यान लिखेंगे, इसके तहत राष्ट्रपति तीनों सेना कहने का मतलब क्या? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ब्रैकेट में लिख लेंगे तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रधान होते हैं। ठीक ना? तो तीनों सेना के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अतः इस अधिकार के तहत ही राष्ट्रपति को तीनों सेना की बैठक की अध्यक्षता कराने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये बात भी लिखेंगे और ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है? तो तीनों सेना की बैठक की अध्यक्षता, तीनों सेना की बैठक की अध्यक्षता कराने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक ना? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक ना? तो तीनों सेना की बैठक की अध्यक्षता कराने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तीनों सेना के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और तीनों सेना की बैठक की अध्यक्षता कराने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास, सैन्य संबंधी अधिकार के तहत। एक बात और याद रखेंगे, इस अधिकार के तहत ही ध्यान रखेंगे, इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति को सैन्य संबंधी न्यायालयों के कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक ना? तो ये पॉइंट को भी याद रखना है हमको। ठीक है? तो राष्ट्रपति के सैन्य संबंधी अधिकार में क्या देखें? तो देखिए राष्ट्रपति के सैन्य संबंधी अधिकार में देखें कि राष्ट्रपति, इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति तीनों सेना के क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसी अधिकार के तहत राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रधान होते हैं। अतः तीनों सेना की बैठक की अध्यक्षता कराने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है? इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति सैन्य संबंधी न्यायालयों के कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो ये सैन्य संबंधी अधिकार था। इसी अधिकार में एक पॉइंट और लिख लेंगे, तो ध्यान देंगे, इस अधिकार के तहत ही
अधिकार के तहत राष्ट्रपति के पास किसी देश के साथ युद्ध या शांति स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी अधिकार के तहत क्या याद रखेंगे कि इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति के पास किसी देश के साथ युद्ध या फिर शांति स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होता है। और यह अधिकार राष्ट्रपति को किसके तहत प्राप्त होगा, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी अन्य देशों के साथ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या फिर शांति स्थापना कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस बात को याद रखना है। तो ये था हम लोग का राष्ट्रपति का सैन्य संबंधी अधिकार, जो कि आप अच्छा तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला देखे थे कार्यपालिका संबंधी अधिकार, दूसरा देखे सैन्य संबंधी अधिकार, अब तीसरा की ओर बढ़ते हैं और तीसरा देखेंगे हम लोग विधायी संबंधी अधिकार। तो राष्ट्रपति के विधायी संबंधी अधिकार क्या होता है, इसको समझते हैं। राष्ट्रपति का विधायी संबंधी अधिकार। ठीक है, तो राष्ट्रपति के विधायी संबंधी अधिकार को समझेंगे तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार समझेंगे कि राष्ट्रपति के विधायी अधिकार संबंधी अधिकार, इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। ठीक ना, राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। बात समझेंगे, विधायी अधिकार के तहत राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। संसद के एक अभिन्न अंग कहने का मतलब कि राष्ट्रपति संसद के निर्माण में राष्ट्रपति का भी भागीदारी होता है। तो देख लेंगे यहाँ पर कैसे, तो ध्यान देंगे, संसद का निर्माण ठीक ना, संसद के निर्माण तीन चीज से होता है। ध्यान देंगे, संसद का निर्माण कितना चीज से, तीन चीज से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलाकर क्या चीज बनते हैं, संसद बनता है। अनुच्छेद 79 में हम लोग देखेंगे तो संसद का चर्चा किया गया है, 52 में राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है, 79, 80 में राज्यसभा का चर्चा किया गया और 81 में लोकसभा का चर्चा किया गया। तो संसद का निर्माण तीन चीज से होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों को मिलाकर ही क्या चीज का निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। इसीलिए क्या लिखा गया कि राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं, यानी तीनों को मिलाकर ही संसद का निर्माण किया गया, इसीलिए राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे, राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति ना तो राज्यसभा के सदन के सदस्य होगा और ना ही लोकसभा सदन के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। अर्थात संसद के कितने अंग, तीन अंग, अर्थात संसद के कितने अंग, तीन अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद के सदन के बारे में पूछा जाए कि संसद के कितने सदन, तो संसद के दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के अंग कितने, तीन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के सदन कितने, दो, राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर है, आगे हम लोग इसके बारे में संसद में पढ़ेंगे। अब भी याद रखेंगे, संसद का निर्माण तीन चीज से होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अर्थात संसद, राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। किस अधिकार के तहत, विधायी अधिकार के तहत राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं, यानी संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा की जाती है। आगे समझिए, देखिएगा। अच्छा, संसद में अगर ये अंग कितना, यहां पर लिख लीजिए, संसद के तीन अंग, कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर पूछे संसद के सदन कितना, तो दो, और सदन कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के सदन दो, कौन कौन,
राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य होते हैं? तो नहीं, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। अब ध्यान देंगे, राष्ट्रपति विधायी अधिकार के तहत संसद के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करवाते हैं, ठीक ना। तो संसद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता संसद के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। तो संसद के प्रथम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है और प्रत्येक साल के भी प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। या फिर लोकसभा के चुनाव के बाद जब लोकसभा का प्रथम बैठक होता है उसकी भी अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, भाषा में किसी भी तरह के भाषा को बदल के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा के प्रथम बैठक लिख लेंगे, ठीक है, उसी को संसद का प्रथम बैठक बोला जाएगा। तो लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता, लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। तो लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा कराई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है और इसी बैठक में, ध्यान रखेंगे, इसी बैठक में लोकसभा के सदस्य के द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो यहां पर इस पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक ना। इसी बैठक में लोकसभा सदस्यों के द्वारा एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में? 93 में। तो बात को समझेंगे। तो लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है और लोकसभा की प्रथम बैठक में ही एक व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही नामित किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष पर पद पर इसे लाया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को नामित किया जाता है या चयनित किया जाता है, ठीक ना। लोकसभा अध्यक्ष को नामित किया जाता है उसके सदस्य को द्वारा या फिर चयनित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का न तो निर्वाचन होता है और न ही नियुक्ति होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का न तो निर्वाचन होता है और न ही नियुक्ति होता है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके जो पार्टी होगा उनके पार्टी के सदस्यों के द्वारा नामित या चयनित किया जाता है। इस बात को समझ गए। चलिए आगे ध्यान देंगे। तो ये लोकसभा, ये प्रथम बैठक की बात बताएं। राष्ट्रपति का विधायी अधिकार देख रहे हैं, तो राष्ट्रपति विधायी अधिकार के तहत संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ये बात को समझें। राष्ट्रपति विधायी, उसके बाद हम बताए हैं कि राष्ट्रपति संसद के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करवाते हैं। लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है और इसी बैठक में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा सदस्य के द्वारा एक व्यक्ति को नामित या चयनित की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। क्लियर है? आगे बढ़िए। विधायी अधिकार में अब ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के पास विधायी अधिकार के तहत ही, विधायी अधिकार के तहत ही, ध्यान देंगे, तो विधायी अधिकार के तहत ही राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक ना। तो विधायी अधिकार के तहत ही राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। कितना अनुच्छेद के तहत?
तो अनुच्छेद 85 के, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। तो राष्ट्रपति के पास यह विधायी अधिकार प्राप्त होता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 का प्रयोग करके लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और लोकसभा को भंग किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही भंग किया जाता है। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार है कि राष्ट्रपति लोकसभा के भंग कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास विधायी अधिकार प्राप्त होता है कि राष्ट्रपति सत्रावासन यानी सत्र को समाप्ति कर सकते हैं। ठीक ना, तो सत्रावासन का अधिकार, ठीक ना, तो सत्रावासन का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है विधायी अधिकार के रूप में ही। ठीक ना, तो सत्रावासन का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है विधायी अधिकार के तहत ही। इसके अलावा ध्यान देंगे, इसके अलावा राष्ट्रपति के विधायी अधिकार को समझेंगे तो राष्ट्रपति के पास विधायी अधिकार प्राप्त होता है, और इसी अधिकार के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे और राज्यसभा में वर्तमान में 12 सदस्य को मनोनीत करते थे। यह भी राष्ट्रपति के पास एक विधायी अधिकार प्राप्त है। ठीक ना, विधायी अधिकार के तहत ही याद रखेंगे, विधायी अधिकार के तहत ही क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ठीक ना, तो विधायी अधिकार के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना सदस्य को, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, और यह 12 सदस्य कहां से होते हैं, तो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, कला, साहित्य, ठीक ना, विज्ञान, सामाजिक सेवा, इन सभी क्षेत्रों से 12 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और किस अनुच्छेद के तहत, तो यहाँ पर पूछेगा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। ठीक ना, तो 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार प्राप्त होता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो यह भी राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार है। ठीक ना, पहले लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद कितना के तहत, तो अनुच्छेद 331। ठीक ना, अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। ठीक ना, मनोनीत किया जाता था, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक ना, ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, कहां पर, लोकसभा में। ठीक ना, अनुच्छेद 331 के तहत, तो यह भी राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार था, लेकिन वर्तमान समय में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक ना, तो सभी राज्य के विधानसभा से भी और लोकसभा से भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की विधि को समाप्त कर दिया गया, और यह समाप्त किया गया कैमा संविधान संशोधन के तहत। तो इसके बारे में बताया जा चुका है शायद पिछले क्लास में कि 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। ठीक ना, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था, इस विधि को समाप्त कर दिया गया, तथा विधानसभा में भी, हर राज्य के विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, यह विधि को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 के 3 के तहत, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, किसी भी क्षेत्र से। और यह विधि जो है राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार, और यह विधि जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, 12 सदस्य को मनोनीत करने की विधि, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह बात समझ गए, चलिए आगे समझिए। ठीक है, तो यह भी विधायी अधिकार था। इसके अलावा राष्ट्रपति के विधायी अधिकार को समझेंगे, ध्यान देंगे। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश, ठीक ना, अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है।
ठीक ना। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है अनुच्छेद 123 के तहत, और यह भी अधिकार राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और यह अधिकार राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार है। अध्यादेश क्या होता है और कब जारी किया जाता है इसको समझेंगे, ऐसे आज से बाद में भी लिखाएंगे इस अधिकार के लिए, तो यहीं पर समझ लेंगे कि अध्यादेश क्या होता है। तो ध्यान देंगे, जब संसद का बैठक नहीं चल रहा होता है और ऐसी स्थिति में देश के लिए कानून को बनाना जरूरी पड़ जाता है, और उस समय राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान देंगे, जब संसद का बैठक नहीं चल रहा होगा और वैसी स्थिति में देश के लिए कानून बनाना जरूरी पड़ जाएगा, और उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाई जाएगी उसे ही अध्यादेश कहा जाएगा। बात समझ गए। तो संसद का बैठक नहीं चलेगा और उस समय जो कानून राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाएगा उस कानून को ही अध्यादेश कहा जाता है। क्लियर है। तो जब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो कितना महीना के लिए, 6 माह के लिए जारी किया जाता है। जब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है तो कितना महीना के लिए, 6 महीना के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। लेकिन अगर संसद का बैठक प्रारंभ हो गया, पहला बार जारी किया गया तो कितना दिन के लिए, 6 महीना के लिए, लेकिन अगर संसद का बैठक प्रारंभ हो गया तो वह राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश था वह 6 सप्ताह के लिए ही अब मान्य होगा, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे कि 6 सप्ताह के लिए कब मान्य होता है, तो जब संसद का बैठक प्रारंभ हो जाता है तब 6 सप्ताह। अगर संसद का बैठक नहीं चल रहा है तो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया गया है कितना महीना के लिए होगा, 6 महीना के लिए होगा। यह बात समझ गए। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास विधायी अधिकार प्राप्त होता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। राज्यपाल के लिए पूछेगा कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य में अध्यादेश को जारी करते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो समझिए अनुच्छेद 213, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य में अध्यादेश को जारी करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, राज्य में भी अध्यादेश जारी किया जाता है। तो राज्य में जो अध्यादेश जारी किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा राज्य में अध्यादेश जारी किया जाएगा। क्लियर है, इस बात को समझे। जब राज्य में विधानमंडल का बैठक नहीं चलेगा और राज्यपाल राज्य को चलाने के लिए जो कानून बनाएगी उसे राज्यपाल का अध्यादेश कहा जाएगा, और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में की गई है। वही बात रहेगा, राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी 6 महीना के लिए मान्य होगा, लेकिन अगर विधानमंडल का बैठक प्रारंभ हो जाएगा तो उनके द्वारा भी जारी किया गया अध्यादेश कितना दिन के लिए मान्य होगा, 6 सप्ताह के लिए ही मान्य होगा। क्लियर है। तो ये समझे हम लोग अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार है, यह भी समझ गए। आगे समझिए राष्ट्रपति के विधायी अधिकार में और समझेंगे। तो राष्ट्रपति के विधायी अधिकार यह भी प्राप्त होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बुलावा कर सकते हैं, ठीक ना। तो संयुक्त बैठक की बुलावा करने का अधिकार, समझिएगा। तो संयुक्त बैठक की बुलावा करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो ध्यान रखेंगे यह भी एक विधायी अधिकार है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि संयुक्त बैठक का बुलावा करते हैं, और यह राष्ट्रपति का विधायी अधिकार। और संयुक्त बैठक क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे संयुक्त बैठक दोनों सदन की एक बार में बैठक जो बुलाई जाती है उसे ही संयुक्त बैठक कहा जाता है। और यह विधि जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त बैठक कब और किसके द्वारा बुलाई जाती है और कैसे बुलाई जाती है, तो इस बात को समझेंगे। अब ध्यान देंगे, ऐसे इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे डिटेल से। तो संयुक्त बैठक क्या होता है कि जब संसद का एक सदन किसी विधेयक को मान लेता है और दूसरा सदन उस विधेयक को या उस कानून को मानने से इनकार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों के बैठक की बुलावा एक बार की जाती है, उसे ही संयुक्त बैठक कहा जाता है, ठीक ना। जैसे संयुक्त बैठक किसके कहा गया, जब कोई विधेयक को एक सदन के द्वारा मान लिया गया, दूसरा सदन मानने से इनकार कर रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदन की बैठक एक बार बुलावा की जाएगी, उसे ही संयुक्त बैठक संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है, ठीक ना। तो संयुक्त बैठक की बुलावा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो कराई जाएगी किसके द्वारा, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कराई जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा कराई जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कराई जाती है। आगे हम लोग समझेंगे जब संयुक्त बैठक को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार बुलाया जा चुका है, क्लियर है। तो ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार था, क्लियर है। आगे समझिए इसके अलावा
तो ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार था, इतना ही समझिए। इसके बाद आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे। तो राष्ट्रपति के विधायी अधिकार में देखेंगे, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार क्या था, तो राष्ट्रपति के पास संसद के राष्ट्रपति क्या था, विधायी अधिकार के, तो संसद के एक अभिन्न अंग थे। संसद के अभिन्न अंग होने के नाते संसद का निर्माण 3 चीज से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, अर्थात राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक ना। तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते राष्ट्रपति, लेकिन अंग होते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर है, तो ये बात बताया। इसके बाद हम क्या बताएं कि संसद के 3 अंग होते हैं और सदन कितने होते हैं, 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के प्रथम सदन की अध्यक्षता, संसद के प्रथम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है, या फिर लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। और इसी बैठक में हम बताए थे कि क्या चुन लिया जाता है, लोकसभा सदस्यों के द्वारा एक लोकसभा अध्यक्ष को नामित या चयनित किया जाता है, और उसके बाद लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कराई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में की गई है, 93 में की गई है। क्लियर है, आगे समझिए। इसके बाद हम क्या बताएं कि विधायी अधिकार के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं अनुच्छेद कितना के तहत, 85 के तहत। किसके सलाह पर, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर। क्लियर है। सत्रवासन के अधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति के पास, सत्रवासन यानी सत्र को आहूत करना या सत्र को समाप्त करना, यह भी अधिकार किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास। विधायी अधिकार के तहत सत्र क्या होता है, तो संसद में संसदीय कार्रवाई को समय समय पर पूरा करने के लिए सत्रवासन लाई जाती है, और एक अवधि से दूसरे संसद के प्रथम बैठक की अवधि से लेकर अंतिम बैठक के बीच के जो समय होगा उसे सत्र कहा जाता है। इस प्रकार संसद में 3 प्रकार के सत्र को जारी किया जाता है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजटकालीन सत्र। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सत्रवासन की समाप्त करने का अधिकार भी किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। विधायी अधिकार के तहत ही राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80 के 3 के तहत, और पहले लोकसभा में भी मनोनीत किए जाते थे। कितना, 2 सदस्य को, 2 एंग्लो इंडियन को, लेकिन इसे वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया। क्या संविधान संशोधन, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। क्लियर है, आगे समझेंगे। तो आगे हम क्या बताएं, समझिएगा कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश करने का एक विधायी अधिकार प्राप्त होता है। तो अध्यादेश जारी करते राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, और अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास विधायी अधिकार प्राप्त होता है। और 6 महीना तक अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश होगा 6 महीने के लिए मान्य होगा, लेकिन यह अध्यादेश अगर संसद का बैठक प्रारंभ हो जाता है तो कितना दिन के लिए मान्य होगा, तो 6 सप्ताह के लिए मान्य होगा। क्लियर है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा, और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा यह भी 6 महीना के लिए, लेकिन विधानमंडल का बैठक प्रारंभ हो जाएगा तो यह भी कितना दिन के लिए माना जाएगा, 6 सप्ताह के लिए माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 सप्ताह के लिए माना जाएगा। संयुक्त बैठक की बुलावा करने का अधिकार किसके पास होता है, तो यह भी राष्ट्रपति के पास एक विधायी अधिकार प्राप्त है कि संयुक्त बैठक की बुलावा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। ठीक है ना, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा कराई जाती है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो कराई जाती है किसके द्वारा, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कराई जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्लियर है। अभी तक कितने बार संयुक्त बैठक की बुलावा किया जा चुका है, तो अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक की बुलावा किया जा चुका है। तो ध्यान देंगे कब कब किया गया है, तो पहला बार 1961 में, दूसरा बार 1978 में, और तीसरा बार 2002 में। तो अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक की बुलावा किया जा चुका है। ठीक ना, तो 3 बार संयुक्त बैठक की बुलावा किया जा चुका है। पहला बार दहेज निषेध कानून के लिए, दूसरा बार बैंकिंग के लिए, और तीसरा बार पोटा, एक आतंकवादी संगठन अधिनियम था, इस चीज के लिए। तो अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक की बुलावा किया जा चुका है। क्लियर है। तो संयुक्त बैठक की बुलावा 3 बार किया जा चुका है। संयुक्त बैठक का बुलावा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी बैठक की अध्यक्षता कराई जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्लियर है। तो ये था संयुक्त बैठक। आगे समझिए, तो ये था राष्ट्रपति का विधायी अधिकार। राष्ट्रपति के विधायी अधिकार के बाद हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति के वीटो पावर शक्ति। ठीक ना, तो राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, तो ध्यान देंगे। तो राष्ट्रपति के वीटो शक्ति को देखेंगे कि राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति होता है, उसे वीटो शक्ति कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के वीटो शक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई, समझिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति की चर्चा की गई है। तो वीटो शक्ति की चर्चा अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 11 में है। ठीक ना, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के वीटो शक्ति की चर्चा की गई है, और इसके तहत राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो शक्ति प्राप्त होता है। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। यह 3 प्रकार के कौन कौन होता है इसको समझेंगे। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त होती है। पहला जो है अत्यंतिक वीटो। पहला कौन सा वीटो है, अत्यंतिक वीटो। ठीक है, तो पहला है अत्यंतिक वीटो। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है निलंबन वीटो, या फिर
निलंबनकारी वीटो, ठीक है। तीसरा देखेंगे, पहला अत्यंतिक वीटो, दूसरा निलंबन वीटो या निलंबनकारी वीटो, और तीसरा जो है, तो तीसरा है आपका कौन सा वीटो, तो तीसरा है आपका वीटो शक्ति जिसे जेबी वीटो कहा जाता है, ठीक ना, जेबी या पॉकेट। तो राष्ट्रपति के पास कितने वीटो शक्ति प्राप्त है, तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो पहला बताया अत्यंतिक वीटो, दूसरा कौन बताया निलंबन या निलंबनकारी वीटो, और तीसरा कौन सा बताया तो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इस वीटो शक्ति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत की गई है, अनुच्छेद 111 के तहत की गई है, और इसमें 3 प्रकार की वीटो शक्ति का चर्चा किया गया। क्लियर है। पहला अत्यंतिक वीटो, तो अत्यंतिक वीटो किसे कहा जाता है, तो ध्यान समझेंगे। अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को उसी समय रोक देते हैं, अर्थात उस वीटो का अधिकार उसी समय समाप्त हो जाता है, उसे अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। क्लियर है। अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को उसी समय रोक देते हैं, अर्थात उसका अस्तित्व उसी समय समाप्त हो जाता है, उससे अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। क्लियर है। दूसरा देखेंगे हम लोग निलंबन वीटो या निलंबनकारी वीटो, तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार लौटा देते हैं तो उसे निलंबन वीटो, ठीक है, उसे क्या कहता है, निलंबित वीटो। लेकिन अगर दूसरा बार फिर राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति उस बार दोबारा जब भेजा गया है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को मानने के लिए बाध्य होते हैं, उसे निलंबनकारी वीटो। तो इसी दोनों शब्द को जोड़ लेंगे। अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति एक बार उसे पुनर्विचार के लौटाते उसे निलंबन, और वह पारित करके फिर से अगर राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति मानने के लिए दोबारा बाध्य होते हैं तो उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। दूसरा हो गया, ये पहला बार 1954 में लगाया गया था, यह अत्यंतिक वीटो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ये लगाया गया था 1991 ईस्वी में, किसके द्वारा, ठीक ना, तो वेंकट रमन राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा। और एक है जेबी वीटो और पॉकेट वीटो। तो हमेशा आपका जेबी वीटो और पॉकेट वीटो से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेबी वीटो शक्ति क्या होता है राष्ट्रपति का, या पॉकेट वीटो शक्ति क्या होता है राष्ट्रपति का। तो ध्यान समझेंगे कि जेबी वीटो शक्ति क्या होता है राष्ट्रपति का और पॉकेट वीटो शक्ति क्या होता है, समझिएगा। तो जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है, राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है और वह विधेयक राष्ट्रपति के कार्यालय में ही 14 दिनों से अधिक दिनों तक रह जाता है, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और वह विधेयक राष्ट्रपति के कार्यालय में ही 14 दिनों से अधिक दिनों तक रह जाता है, तब समझा जाता है कि राष्ट्रपति ने क्या किया, उस विधेयक पर जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया है, ठीक है ना। किस वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया और उसे पारित किया गया है। इस प्रकार जेबी वीटो शक्ति का प्रथम बार प्रयोग पूछा जाएगा, तो प्रथम बार जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया 1986 ईस्वी में डाक संशोधन विधेयक पर किया गया था, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा। क्लियर है। तो ये बात, यही क्वेश्चन हमेशा आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है अभी तक कि जेबी वीटो शक्ति किसके द्वारा पारित किया गया, तो जेबी वीटो शक्ति किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के द्वारा 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार हम लोग देखें क्या, वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 111 के तहत। एक तथ्यांतिक वीटो, तो अत्यंतिक वीटो क्या बताएं कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और यह राष्ट्रपति के कार्यालय में रह जाता है, कोई काम नहीं होता है, यानी उसका अस्तित्व उस समय समाप्त हो जाता है, उसी को ही अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग प्रथम बार 1954 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेपसू विधेयक पर किया गया था। आगे ध्यान देंगे, निलंबन वीटो या निलंबनकारी वीटो किसे कहा जाता है, तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को लौटा देते हैं, लेकिन फिर दोबारा जाता है राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को मानने के लिए बाध्य होते हैं, तब उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। यह पहला बार 1991 में लाया गया था, किसके द्वारा, आर वेंकट रमन राष्ट्रपति थे। जेबी वीटो किसे कहा जाता है, तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और वह विधेयक राष्ट्रपति के कार्यालय में ही 14 दिनों से ज्यादा दिनों तक रह जाता है, तब समझा जाता है कि राष्ट्रपति ने इस पर जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। और जेबी वीटो शक्ति का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे राष्ट्रपति, इनके द्वारा किया गया। तो ये तीनों प्रकार के जेबी वीटो आप वीटो शक्ति पढ़ चुके होंगे, तो इसको लिखा दें। तो चलिए लिखना है तो लिखिए। पहला अत्यंतिक वीटो, पहला लिखिए अत्यंतिक वीटो। समझ में आ रहा है सबको? जिनको समझ में आ रहा है आप लोग
अच्छा से क्लास कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को कोई भी ऑनलाइन अगर क्लास कर रहे हैं तो वीडियो को देखते समय ना ध्यान से बात को समझा कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहा और इधर ध्यान चला गया। अगर इधर से उधर थोड़ा सा भी ध्यान जाएगा ना तो आपको कुछ दिमाग में नहीं जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऑनलाइन जो क्लास किया जाता है ना, तो ऑफलाइन से ज़्यादा सचेत होकर करने का क्लास ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में हमेशा कनेक्शन बना होना चाहिए कि टीचर क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। तो ऑनलाइन क्लास में हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्या बोला जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है। नहीं तो थोड़ा सा इधर ध्यान जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या बोले, ठीक ना। तो ध्यान से लिखा कीजिए और समझा कीजिए। तो अत्यांतिक वीटो ऐसे भी ऑनलाइन, चलिए क्या बताएं आप लोग को, अत्यांतिक वीटो समझेंगे। तो अत्यांतिक वीटो शक्ति के बारे में समझेंगे। 1954 में बताया कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। देखिएगा, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को रोक देते हैं, ठीक ना। अर्थात उसका अस्तित्व उसी समय समाप्त हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्रपति के शक्ति को, ऐसे शक्ति को कौन सा अत्यांतिक वीटो शक्ति कहा जाता है, कहा जाता है। बात को समझेंगे। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को रोक देते हैं, ठीक ना। उस समय रोक देते हैं या कार्यालय में रख देते हैं, अर्थात उसका अस्तित्व उसी समय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ऐसे राष्ट्रपति के शक्ति को क्या कहता है, अत्यांतिक वीटो के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो अत्यांतिक वीटो समझ गए, इसे अत्यांतिक वीटो कहा जाता है। अत्यांतिक वीटो का प्रयोग प्रथम बार किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। इस विधेयक का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। कब, तो 1954 ईस्वी में। क्लियर है। तो अत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग प्रथम बार कब, 1954 ईस्वी में किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया। तो ये अत्यांतिक वीटो था। अगला हम लोग देखेंगे निलंबनकारी वीटो। रहने दें, ठीक है, रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसको समझा दिए तो लिख लेंगे। वीडियो को पीछे से जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं थोड़ा सा बैक चले जाएंगे और इसको लिख लेंगे, अन्यथा हम अगले क्लास में इसको लिखा देंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। दो या तीन क्लास में आप लोग का राष्ट्रपति का चैप्टर पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। 2 या 3 या 4 ही क्लास हो, क्या दिक्कत हो, अच्छा से पढ़ने से मतलब है हम लोग को, ठीक है। तो रहने दिए इसको, अगले क्लास में हम लोग समझते हैं आगे।